हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी और जो एसएससी सीजीएल आया है, एसएससी सीजीएल, जिसमें कि 20,000 सीट है, 20,000 सीट है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी तैयारी में लग जाइए। ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। वह नृत्य कौन है? तो वह नृत्य है, इसमें इसका आंसर होगा छाऊ, ठीक है, छाऊ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो छोबिया है, छोबिया नहीं, आप छोलिया है, ठीक है। ये छोलिया है, उत्तराखंड का एक डांस है। क्या है? उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड का डांस है, ठीक है। और ये जो कलियारू कलारियापट्टू है, ये क्या है? तो ये है केरल का मार्शल आर्ट है। केरल का क्या है? केरल का मार्शल आर्ट है। और भवई ये होता है, ये भवई, भवई क्या है? गुजरात का एक डांस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, पैठनी महाराष्ट्र की डैश एक शैली है। पैठनी महाराष्ट्र की डैश एक शैली है। तो टेक्सटाइल वेविंग है, कपड़ा बुनाई है। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अभी थोड़ा लेवल लो है, लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 5 प्रैक्टिस सेट के बाद लेवल आपका बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कमेंट मत कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवई, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया, तो भवई है गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है? कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तो ये है झारखंड का, ठीक है। अगला देखिए, रौफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? रौफ एक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है। चलिए, स्टैटिक जीके खत्म हो गया। अब हम एंट्री करते हैं, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, या पॉलिटिक्स से बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी? इसका आंसर होगा, क्या होगा? सुंदरी नंदा, सुंदरी नंदा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके हैं, जो कि श्रीलंका की है। कहाँ की? तो श्रीलंका की। श्रीलंका की कब बनी थी? 1960 में बनी थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, ठीक है, लीला सेठ, ठीक है। यहाँ पर लीला लिख दिया है गलती से इंग्लिश में, ठीक है, लीला सेठ, ठीक है। आगे देखिए, सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका आंसर होगा फातिमात धियाना सईद, जो कि मालदीव की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ARPANET, ठीक है, ARPANET। नेक्स्ट है,
समूह ए तथा बी के समूह को मिलान करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इसको ए और बी से मिलान करना है। चुप्पी सागर कहाँ है, तो चुप्पी सागर जो है, चुप्पी सागर है आर्कटिक ओशियन में है, आर्कटिक ओशियन में है, ठीक है। और कोरल सागर कहाँ है, तो कोरल सागर जो है साउथ पैसिफिक में है, ठीक है। सरगेसो सागर कहाँ है, तो सरगेसो सागर जो है नॉर्थ अटलांटिक में है। और वाइडल सागर कहाँ है, तो अंटार्कटिक ओशियन में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है, इनमें से किसकी लवणता अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, लाल सागर। लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। क्यों, क्योंकि जो लाल सागर है ना, लाल सागर, तो ये दोनों तरफ डेजर्ट से घिरा हुआ है, डेजर्ट, ठीक है, यानी मरुस्थल से घिरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है तो तापमान भी ज़्यादा होगा, और इसलिए इसकी जो लवणता होती है 40% होती है। और यहाँ पर जैसे कि बोल सकते हैं कि मतलब लवणता क्यों अधिक होती है, यहाँ पर डेजर्ट है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, और ये दोनों तरफ से डेजर्ट है, ये भी एक मुख्य कारण है, ठीक है। काला सागर क्या है, तो काला सागर का जो है 9 से 10 होता है, और इसकी इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें नदियाँ आकर मिलती है। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर कितना होता है, 37 से 38 होता है, ठीक है। इसकी क्यों हाई है, क्योंकि यह स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तरी सागर क्या है, तो उत्तरी जो सागर है इसकी 20 से 30 सैलिनिटी होती है, जो कि ध्रुवों के पास पाई जाती है, इसलिए इसका कम है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप कहाँ पाया जाता है, इसका हर स्टूडेंट आंसर देगा इक्वेटर, बट इक्वेटर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन एंड टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर वेपराइजेशन हाई होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो तापमान होगा क्या होगा, 20 डिग्री नॉर्थ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे चौड़ा मगन तट कहाँ पाया जाता है। मगन तट क्या होता है, तो मगन तट जैसे मान लीजिए अर्थ हो गया, ठीक है, तो ये धीरे 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 कहाँ जाता है, समुद्र में ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, इसको हम मगन तट बोलते हैं। मगन तट की लगभग गहराई 200 फायदा फीट होती है, और इसी को हम, ये मानव के लिए उपयोगी है। यहाँ पर सी पोर्ट बनाया जाता है, और यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं, बीच जिससे बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं मगन तट, ठीक है। तो सबसे चौड़े मगन तट कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारामती। सारामती जो कि नागालैंड में है, और इसकी ऊंचाई जो है हाइट 3801 मीटर है, ठीक है। नोकरेक क्या है, तो नोकरेक ये भी एक चोटी है जो कि मेघालय में है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, बट ये हिमालय की भाग नहीं है। क्या है, हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। यह हिमालय का क्या है, भाग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये माउंट आबू यहाँ होना चाहिए, ठीक है, माउंट आबू होना चाहिए, यहाँ पर ब्लू लिखा है माउंट आबू, ठीक है। एक मिनट, तो माउंट आबू क्या है, तो माउंट आबू यह मिजोरम में स्थित है। कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। और पटकाई बुरुम क्या है, यह एक पहाड़ी है, यानी हिल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए,
दोस्तों आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इसमें 50 क्वेश्चन है, अब बताइए कि इसमें से 50 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि आप में कितना दम है। ठीक है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम मतलब लगभग नवंबर महीना में होने वाला है, और एसएससी जो आया है सेंटर वाला एसएससी सीजीएल का जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। इसलिए बहुत ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप एक बार इसे अवश्य देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास पीट डेविलिंग्स के प्रमाण मिलते हैं? निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास मिलते हैं? तो बुर्ज होम में मिलते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल डैश है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए हाथनौर में पाई जाती है। इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है होमो इरेक्ट्स जो है एक क्या है, ये एक मतलब ये मानव है। ठीक है, ये मानव है, एक मिनट, ये मानव है जो कि सबसे पहले सीधा चलना शुरू किया था। सबसे पहले क्या सीधा चलना शुरू किया था। यह कहाँ पाया गया? इसका मतलब खोपड़ी कहाँ मिला है? तो हाथनौर मध्य प्रदेश में मिला है, हाथनौरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो बताइए कि क्षेत्रीय या जोधा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की कहाँ से हुई थी? मतलब भगवान के किस अंग से हुआ था? तो बाँह से हुआ था। राइट है, सही है। वैसे या फिर आम लोग की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुआ था। यहाँ पर देखिए थाई लिखा है, जांघों से हुआ था, ये भी सही है। वैसे उन्हें बोलते हैं जो जिसकी उत्पत्ति मतलब विष्णु के जांघों से हुई है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कान से हुई थी? नहीं, ये गलत है, मुंह से हुआ था। ठीक है, ये वैदिक सिद्धांत के अनुसार है, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे देखिए, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में आया था कि वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कल्प। ठीक है, वेदांग कौन कौन होता है हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप इसमें कमेंट कीजिए वेदांग कौन कौन है, 6 है, कौन कौन वेदांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान मतलब किस देश से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन रिलेटेड है, हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लाया गया था, मतलब लिया गया था? तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 5 ईयर प्लान। सोवियत बोल सकते हैं, सोवियत सोशलिस्ट मतलब रूस। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान मतलब दोनों अलग अलग होंगे, किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि संविधान बनाने वाले अलग हैं, जैसे कि विधायिका है, संसद बनाती है संविधान, और न्यायपालिका है, सजा देने वाली अलग है। ठीक है, तो इस कहाँ से लाया गया था ये? तो ये लाया गया था जापान से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से। आगे देखिए, नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान डैश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी यार, तो इसको फिर से देख लेते हैं, इसको हम देख लिया, ठीक है। इसको कि भारतीय संविधान न्याय पुनरावलोकन शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान किस देश से लिया गया है? तो इसको लिया गया है जापान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है? रामसर आद्र स्थल कितने हैं? तो वर्तमान में 75 हो गया है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, 75 इज राइट आंसर। प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? प्रवाल भी तीज जिससे देखने में बहुत आनंद आता है, जैसे अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं पूछा है? तो मन्नार की गल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसमें भी पाए जाते हैं, और कच्छ की गल्फ इसमें भी पाए जाते हैं, खंभात की खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसको पास हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। 1992 में क्या पास हुआ था? तो हाथी परियोजना पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कीटम झील आगरा में है, सही है। कांवर झील बिहार में है। अब रह गया इन दोनों में कन्फ्यूजन। तो असन बैराज कहाँ है? उत्तराखंड में राइट आंसर है। जो थोल झील है कहाँ है? गुजरात में है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा, ठीक है। यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है चैंपन चक्र संबंधित है। चैंपन चक्र कैसे संबंधित है? तो चैंपक चक्र जो है ये ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है? तो रात को 11:03 हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। हमारा मेन मकसद यही है। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस मेकर है एक प्रकार एक बैटरी इसमें लगाया जाता है, ये आर्टिफिशियल डिवाइस है, ठीक है। इसमें एक लिथियम की बैटरी लगाई जाती है और ऑपरेशन करके हार्ट के पास लगा दिया जाता है, ठीक है। और 8-10 साल बाद इसे निकाल कर जब बैटरी की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उसको फिर से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हृदय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे की जड़ और तना में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? इसे मान लीजिए पौधा हो गया, एक मिनट, इसे मान लीजिए पौधा हो गया। पौधा तो अच्छे से नहीं बना, ठीक है। मान लीजिए पौधा हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया, तो इसमें जो बोल रहा है ऊपर जो शीर्ष में होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एपिकल टिश्यू बोलते हैं, यानी शीर्ष ऊतक बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे होता है जड़ में होता है उसे हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लोएम जो खाना बनाकर भेजता है पत्ती से तना तक जड़ तक उसे बोलते हैं फ्लोएम। और पार्श्व ऊतक क्या बोलते हैं? यह क्या करता है? जड़ तना में वृद्धि का विकास करते हैं, लैटरल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है किसको? तो प्रभावित करती है लीवर को, यानी यकृत को, ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात
कोशिका कहलाती है? निषेचन के पश्चात कोशिका क्या कहलाती है? तो निषेचन के पश्चात कोशिका युग्मनज कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया स्पर्म, ठीक है, ये हो गया एग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट, यानी युग्मनज, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, इसमें भी 23, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, मिलकर कितने? 46 क्रोमोसोम। तो बताइए कि जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ होती है? ये होती है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। आगे देखिए, परागकण का निर्माण कौन करता है? परागकण का निर्माण कौन करता है? तो एंथर परागकोश करता है। परागकण कैसा होता है? जैसे कि एक फूल हो गया, ठीक है, जैसे फूल हो गया, ठीक है। तो जैसे फूल में देखे होंगे कि ऐसे होता है एक गोल, इसमें होता है छोटा 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 छोटा, मतलब होता है पतला पतला, तो इसको पूरा को परागकोश बोल देंगे। जो उसमें छोटा छोटा लंबा लंबा होता है उसके ऊपर गोल गोल होता है, तो उसको हम परागकण बोल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के केमिस्ट्री से रिलेटेड है? सब क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री से रिलेटेड करेंगे, बायोलॉजी से हमने इंड कर दिया। निम्न में से किस धातु के एक अयस्क का नाम ग्लेना है? ग्लेना किस धातु का अयस्क का नाम है? तो सीसा का है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही एसएससी और एसएससी सीजीएल जो सेंटर का आया है, यानी जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर है, और एक बिहार एसएससी है जो कि बहुत दिन बाद 7-8 साल बाद फार्म आया है, तो इसलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब फार्म जल्दी नहीं आता है। एसएससी में पहले तो 10,000 काफ़ी होता था, बट इस साल 20,000 वैकेंसी आया है, तो समझ जाइए कि आप सब तैयारी में लग जाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर सीसा हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक अयस्क है? तो एक मैग्नीशियम का भी है, कैल्शियम का भी है। तो इसमें मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कैल्शियम लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोरंडम किसका एक अयस्क है? तो कोरंडम जो है, तो कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो कोरंडम का फॉर्मूला आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का खनिज है? तांबा का खनिज क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो गया, हेमाटाइट लोहा का हो गया, और अजूराइट तांबा का हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर अजूराइट है। नेक्स्ट है, पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है? क्रोमियम का है, टाइटेनियम का है, यूरेनियम का है? नहीं, इन तीनों का नहीं है, मैग्नीज का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश फ्रांस है। कब लागू किया था? 1954 में, ठीक है। भारत में कब लागू हुआ? 2017 में, ठीक है। कब? 1 जुलाई को लागू हुआ था। पहला राज्य कौन है भारत में? असम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रांस। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? क्या होगा? तो अपस्फीति होगा, यानी डिफ्लेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे आपके पास पैसा कम है और मार्केट में क्या है? वस्तु ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो अपस्फीति होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये उसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि में किसी वस्तु में, जैसे गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है, जैसे पहले 400 था, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 800, 900, 1000, 1100, आज 1200 हो गया है। जिसमें क्या हो रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि में हो रहा है, तो क्या लगातार महंगाई हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है,
एक डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है, तो उसमें उधार के पैसे शामिल नहीं होते हैं। सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कुल व्यय कर रही है, अपना राजस्व से अधिक है, जितना टैक्स नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा सरकार पैसा खर्च कर रही है, मतलब तो उसका क्या है? तो राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? मतलब वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बजट घाटा, यानी बजट घाटा, बजट डिफिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ में प्रकाश के विचलन को डैश की घटना कहते हैं। किसकी घटना कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तन इसका मतलब होता है जैसे ये हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए और ये सघन माध्यम है, सघन है यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला माध्यम है। यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो ये क्या होगी? ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और ये विरल माध्यम होता, विरल माध्यम होता तो क्या होता? विरल माध्यम होता तो अविलंब से दूर भाग जाता। क्या? अविलंब से दूर। जैसे मान लीजिए विरल माध्यम हो गया तो यहाँ से जाएंगे तो ये अविलंब से दूर भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी, ठीक है। ये अपवर्तन का नियम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण नियम को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम बोलते हैं, ठीक है। इसके अनुसार ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर्स तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो कि सापेक्षता के आधार पर काम करता है। तो इसका आंसर सिद्धांत पूछा है तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10.8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिहार एसएससी एंड सेंटर एसएससी, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? इसका वैज्ञानिक कौन है? तो इसकी जो नाम दिया है ये है आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। तो चलिए बाय।